Hello, here is Divyanshu Misra and you are welcome in my YouTube channel बालाजी कोचिंग क्लासेस। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कक्षा 12 का जो गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन के बारे में। मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, गॉस की प्रमेय से ही हमको कूलाम के नियम का सत्यापन करना है। तो सबसे पहले आपको गॉस की प्रमेय पता होनी चाहिए। तो गॉस की प्रमेय अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के पेज पर जाके आप उसको देख सकते हैं, मैंने वो वीडियो बना दिया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। गॉस की प्रमेय ये बताती है, यहाँ पर फॉर्मूला पहले लिख रहा हूँ मैं, पाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुनिएगा, मैं हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा, एक एक करके हर एक चीज़ पर आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये फार्मूला होता है कि पाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। पाई ई जो होता है वो होता है आपका वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, पाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स होता है। क्यू क्या है, आवेश होता है। और एप्सिलॉन नॉट को निर्वात या वायु की क्या होती है, वैद्युशीलता होती है। इसका मान अगर आप चाहें तो 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात यह होती है कि अगर गॉस की प्रमेय की मैं बात करता हूँ तो गॉस की प्रमेय को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय की परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी उस पर उपस्थित आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। लेकिन अब मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए कि ये कोई भी कंडीशन अगर वेरी कर रही है कि पाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है, तो उस पृष्ठ को क्या कहेंगे, जो काल्पनिक पृष्ठ होता है उसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। अब हमें समझना सबसे पहले यही है कि गॉसियन पृष्ठ ही क्या होता है। तो गॉसियन पृष्ठ होने के लिए क्या आवश्यक है, तो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी आवेश अगर है उसको हम क्या कर दें, हम चारों तरफ से परिबद्ध कर दें। परिबद्ध का मतलब होता है कोई भी आवेश बीच में हो उसके चारों तरफ क्या हो जाए, कोई भी हम घेरा बना दें, कोई भी कल्पना कर ले, काल्पनिक कर लें, लेकिन उसको। अब मैं आगे समझता हूं कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, इसकी परिभाषा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, किसी भी आवेश को परिबद्ध करने वाला काल्पनिक पृष्ठ ही गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। बस छोटी सी परिभाषा है, किसी भी आवेश को परिबद्ध करने वाला काल्पनिक पृष्ठ ही गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गॉसियन पृष्ठ है वो एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, वो एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जो कि किसको परिबद्ध करता है, तो आवेश को परिबद्ध करता है, उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, घेरा बना देता है। ठीक है, यानी आवेश उसके अंदर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी आवेश को परिबद्ध करने वाला जो भी काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। अब आगे जो अगला टर्म है ए डॉट बी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब क्या है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर का मतलब होता है, वेक्टर एक तीर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वेक्टर क्या होता है, एक तीर होता है जिसका जो नोक होती है वो दिशा को प्रदर्शित करता है, और जो बचा हुआ बाकी भाग होता है वो आपका परिमाण को प्रदर्शित करता है। ये आपका वेक्टर होता है। ठीक, यानी वेक्टर एक ऊपर क्या है, यानी यहाँ पर वो उसको दिशा को भी प्रदर्शित करता है, और जो ये ऐसे ऐसे डंडा दिख रहा है ये किसको प्रदर्शित करता है, तो परिमाण को प्रदर्शित करता है। तो अब जो बचा परिमाण, तो यहाँ पर क्या आएगा, वेक्टर की जगह हट जाएगा, वेक्टर यहाँ से क्या बनेगा, ए, और यहाँ से भी हटेगा तो क्या हो जाएगा, बी। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दो होते हैं, एक वेक्टर ए होता है डॉट वेक्टर बी, और दूसरा होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। फिजिक्स में आप लोगों को या मैथ्स वगैरह में भी पढ़े होंगे। ठीक है, उसमें सदिश गुणन होता है, अदिश गुणन होता है। तो सदिश का मतलब होता है क्रॉस, और अदिश का मतलब क्या होता है, डॉट। यानी जब डॉट आएगा तब यहाँ पर कुछ और हो जाएगा, और जब क्रॉस होगा तो यहाँ पर कुछ और जोड़ेंगे। जब यह बीच में क्या आ जाए, डॉट, तो आपको लिखना है यहाँ पर कॉस थीटा। बीच में जब क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, तो आपको क्या लिखना है, कॉस थीटा लिखना है। और जो थीटा होता है वो थीटा इन दोनों के बीच का कोण होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ए और बी इनके जो परिमाण है, तो परिमाणों के बीच का जो कोण होता है वही यहाँ पर थीटा उसको प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ पर अगर मत समझिएगा, यहाँ पर जो वेक्टर ई दिया गया और वेक्टर डी ए दिया गया, इनका जो मल्टीपल होगा, यानी इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, थीटा देखेंगे तो ये क्या है, दोनों एक ही दिशा में है। और जब कोई भी चीज अगर दोनों एक ही दिशा में हो जाती हैं तो उनके बीच का कोण क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अभी उसका आगे यूज होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ।
अगला टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बताते भी नहीं है। अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर क्लियर हो जाए ना तो बहुत आसान है, प्रूफ्स वगैरह कोई कठिन नहीं होते। बस दिमाग ये लगाना है कि छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, तब जाके प्रूफ आपको ज़्यादा आसान लगेगा। अगर नहीं पता है तो रट के काम चला सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समझना एक अलग चीज़ होती है और रटना एक अलग चीज़ है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स भी इस चीज़ को नहीं बताते, लेकिन मैं आपको पूरा पूरा विश्लेषण करके ही बताऊंगा। सुनिएगा ध्यान से आगे कि यहाँ पर जो दिया जाता है, जैसे वेक्टर हटा दें, यहाँ पर मैं केवल डी ए की बात करूँगा। ठीक, यानी डी ए और ए, कभी कभी आपने देखा भी होगा, यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है डी ए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको भी समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। जब किसी भी जो वैल्यू दी गई, जैसे यहाँ पर ए लिखा था, ठीक, ए का मतलब क्या है, एरिया। ए का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, आपका एरिया। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इस जगह पे जो बताया गया उसको एरिया के लिए बताया गया है, हो सकता है बाकी जगह पे कुछ और दिया जाए। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर पी लिखा, उसके आगे क्या लगा दे, डी पी, यानी पी का मतलब क्या है कि पूरी पूरी वैल्यू, और डी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर उसका अल्पांश, छोटी सी चीज। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डेरिवेटिव। डी का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि हम उसका डेरिवेशन करेंगे, हम उसको उत्पन्न करेंगे, तो उत्पन्न करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, मानना। अब अच्छा, आप एक चीज बताइए, मान लीजिए मुझे ब्रह्मांड की स्टडी करनी है पूरी, तो अगर ब्रह्मांड की स्टडी करनी है तो डायरेक्ट ब्रह्मांड को नहीं मान सकते, ब्रह्मांड से मुझे कुछ देखना पड़ेगा। जैसे मंगल ग्रह की बात मैं करूँ, अभी मंगल ग्रह पर क्या भेजे जा रहे हैं, आपके जो नासा है, ठीक है, नासा कहाँ की एजेंसी है, आपके अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक, वो मंगल ग्रह पर भेजती है यान को। ठीक, मंगलयान वगैरह जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं तो छोटे छोटे वहाँ पर नमूने लेते हैं, तो वहाँ पर छोटी चीज़ों पता करते हैं, तो अल्पांश देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब डी लग जाएगा तो डी का मतलब क्या होता है, अल्पांश। किस में से, तो पूरे में से। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए का मतलब है पूरे का एरिया, और डी ए का मतलब है कि ये छोटी सी जो जगह मैंने क्या की, ब्लॉक की है, इसकी बात कर रहा है। तो डी ए का मतलब क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। और यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन बोले, या आप डी का मतलब क्या बोले, डेरिवेटिव बोले। ठीक, तो डेरिवेटिव करने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए आपको नमूना लेना पड़ेगा, ठीक, मानना पड़ेगा, तो छोटी चीजें मापेंगे, इसको हम बोल सकते हैं अल्पांश। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के टर्म में जब हम बोलेंगे तो डी का मतलब यहाँ पर अल्पांश होता है, यानी ए का मतलब है पूरे का। यानी अगर हम बात करें कि गॉसियन पृष्ठ है, अगर पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए, लेकिन अगर मैं छोटे से एरिया का लेके चल रहा हूं तो क्या मानूंगा मैं इसको, डी ए। बस इतना सा आपको ध्यान रखना, डी किसी का आगे लगेगा तो इसका मतलब पूरे से थोड़ी सी चीज की बात हो रही है। ठीक, अब आगे ध्यान से देखिएगा। अब मैंने बोला कि समाकलन, यहाँ पर लिखा है कि समाकलन की आवश्यकता क्या होती है, तो समाकलन की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा है। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि आप समुद्र से एक जग जो है जल लेके आए हैं। ठीक, अब उस एक जग जल से मैं पता कर लूँ कि समुद्र का कितना विस्तार है, उसका पूरा व्यू ले सकूं, उसको करने के लिए जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो कहलाता है समाकलन। बस इसको मैं समझाना इस टर्म में चाह रहा था कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया है। अब इस छोटे से क्षेत्रफल का समाकलन अगर मैं कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि पूरे पृष्ठ का मान क्या होगा। ठीक, बस उसी चीज के लिए हम यूज करने वाले हैं। ठीक, तो समाकलन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। मैथ्स में जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि छोटी सी चीज अगर दी है उसको पूरा ओवरव्यू लेने के लिए हम किसकी जरूरत करते हैं, तो समाकलन की जरूरत मुझे पड़ती है। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ छोटी छोटी चीजों पर। गॉस की प्रमेय, ठीक है, गॉस की प्रमेय ध्यान क्या रखना है कि फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई ई क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स होता है। क्यू क्या है, तो जो इसके अंदर जैसे बंद यहाँ पर क्या है, क्यू बंद है, वैसे उसमें भी कोई ना कोई क्यू बंद होगा, आवेश का मान होगा कुछ ना कुछ, उसको भी क्या बोलेंगे, वहां पर आवेश होता है क्यू। बचा जो आपका एप्सिलॉन नॉट, वो क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युशीलता। ठीक है, यानी एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युशीलता होती है। अब आगे देखिएगा ध्यान से, अब मैं इसके प्रूफ के बारे में आगे बताने वाला हूं। तो आप अगर परिभाषा लिखना चाहें तो आप वीडियो को पीछे बैक करके 2-3 बार आप सुन सकते हैं, तो परिभाषा भी आपकी नोट हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अगर मान लीजिए माना कोई भी आवेश है प्लस क्यू, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, धनात्मक मान लिया है, कोई भी आवेश है जो गॉसियन पृष्ठ से क्या है, परिबद्ध है। ठीक, कोई भी एक आवेश है जो कि गॉसियन पृष्ठ द्वारा क्या है, परिबद्ध है, और केंद्र बिंदु जो वृत्त का था, जो गॉसियन पृष्ठ है उसका जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, ओ है, और इस केंद्र बिंदु ओ से इसकी जो परिधि है वहां पर कोई बिंदु क्या है, पी, वहां पर कोई बिंदु क्या है आपका, पी, और इस बिंदु से लेकर ओ के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर।
ठीक। यानी जो P है यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहीं पर मैं देखूंगा कि वैद्युत फ्लक्स कितने गुजर रहे हैं। मैं पहले देखूंगा कि जो dA दिया गया, dA का मतलब क्या है कि जो अल्पांश क्षेत्रफल है इससे कितने वैद्युत फ्लक्स गुजर रहे हैं। जब अल्पांश से मुझे पता चल जाएगा कि वैद्युत फ्लक्स की संख्या क्या है, कितने गुजर रहे हैं, तो मैं वहां से समाकलन करके पूरे प्रश्न में पता कर लूंगा कि वैद्युत फ्लक्स जो गुजर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। और उसी के सहारे से मैं लेकर गॉस की प्रमेय और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों को आपस में मैच करा के मैं किसको सिद्ध करूंगा, ठीक है, तो कूलाम के नियम का सत्यापन करूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला कि कोई भी एक आवेश है जो कि गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध है, वो केंद्र बिंदु पर स्थित है। केंद्र बिंदु का मान क्या दिया गया है, O दिया गया है। कहाँ तक हमको जानना है, तो P, यानी O से लेकर P के बीच की डिस्टेंस क्या है आपकी, स्मॉल r है। ठीक, यहाँ पर dA क्या है, तो अल्पांश क्षेत्रफल है। A क्या है, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। वेक्टर E यानी उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। वेक्टर dA ये भी आपका जो पृष्ठ दिया गया है, यानी जो अल्पांश क्षेत्रफल है इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज, बात मैं करूं अगर मान लीजिए फाई ई की, तो फाई ई बराबर क्या होता है आपका, वेक्टर ई डॉट में वेक्टर ए। ठीक, बट अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे बोला कि मुझे पहले अल्पांश चाहिए, क्योंकि अल्पांश का मैं अगर वैद्युत फ्लक्स की संख्या पता कर लूंगा फिर उसका समाकलन करने के बाद संपूर्ण का पता करना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो मुझे अल्पांश के लिए क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर d, और अल्पांश क्षेत्रफल है तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, d। अब समझना सिर्फ इतना है कि हम इसके आगे d नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे पता करना है कि अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट में वेक्टर डी ए। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी समझाई थी आप लोगों की कि अगर वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी दिया है तो यहाँ पर क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। वैसे यहाँ पे भी देखेंगे तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, तो ये भी हटेगा तो क्या बन के आएगा, ई डी ए कॉस थीटा। क्या बन के आएगा, ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। बट समझना आपको यहाँ पर है, मैंने बताया था कि जो थीटा होता है वो उनके परिमाणों के बीच का जो वेक्टर जो दिए गए हैं, वेक्टरों के बीच का जो होता है कोण होता है। तो यहाँ पर जो थीटा है तो वेक्टर ई और वेक्टर डी ए, इन दोनों के बीच का क्या देखना पड़ेगा मुझे, कोण। तो ध्यान से देखिए कि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए दोनों एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में कोई भी चीज़ होती है तो थीटा का मान क्या होता है, जीरो होता है। समझने के लिए ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई भी एक चीज़ ऐसे है और दूसरी भी इसी के ऊपर ओवरलैप करे या इसी दिशा में हो जाए तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री। यानी थीटा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री। तो यहाँ पर जब थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 0। यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos 0, ये बन जाएगा आपका cos 0 डिग्री। तो cos 0 का मान कितना होता है आपका 1। तो यहाँ पे आ जाएगा ई डी ए इंटू में कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे क्या बचा आपका डी फाई ई, और डी फाई ई बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, ई डी ए। अब यहाँ पर समझना सिर्फ आपको ये है कि 0 डिग्री किया क्यों गया, तो लिख भी सकते हैं कि चूंकि वेक्टर ई व वेक्टर डी ए एक ही दिशा में है। ठीक, अब लिखना चाहे लिख सकते हैं, एक ही दिशा में है, इसी कारण यहाँ पर भी समझ लीजिए अगर नहीं पता है, चूंकि cos 0 का मान क्या होता है 1, इसीलिए यहाँ पर cos 0 की जगह क्या कर दिया गया 1। तो यहाँ पर क्या बचा, डी फाई ई बराबर में क्या बचा, ई डी ए, यानी डी फाई ई बराबर कितना बचा, ई डी ए। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर डी फाई ई है, यहाँ पर क्या दिया गया डी ए, यानी अब जरूरत पड़ेगी किसकी, समाकलन करने की। तो समाकलन का मतलब क्या है कि मैंने अल्पांश के क्षेत्रफल से जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा था उसकी संख्या मैंने पता कर ली है। लेकिन अब संपूर्ण पृष्ठ की बारी है, तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब क्या लिखूंगा, यही लिखेंगे कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यानी अब मुझे पूरे से पता करना है। पूरे से पता करने के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या करना पड़ेगा, तो समाकलन करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, डी फाई बराबर में ई डी ए, इधर का भी क्या कर दूंगा, समाकलन। अच्छा एक चीज आप लोग बताइए, समाकलन किसका होगा, जिसके आगे क्या लगा हुआ डी। यानी हमको छोटी सी चीज जो दी है बस उसी को बड़ा करना है, जो पहले से ही बड़ी उसको क्या बड़ा करना। यानी ई का मान इसके आगे क्या डी लिखा है, नहीं, यानी ई कहाँ जाएगा, बाहर, क्योंकि समाकलन किसका करना है, सिर्फ डी ए का, और इधर किसका करना है, तो डी फाई ई का। तो ध्यान से देखेंगे, जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी फाई ई
बराबर में ई कहाँ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा डी ए। यानी अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर डी फाई ई है, समाकलन करने का मतलब संपूर्ण निकालेंगे, तो संपूर्ण निकालेंगे तो डी हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा फाई ई। इधर भी सेम वैसे ही ई है, यहाँ पर जब डी ए दिया गया था तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, संपूर्ण का निकालेंगे तो डी क्या हो जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना ए। यानी यहाँ पर कितना बचा ई ए, यहाँ पर कितना बचा ई ए। अब ए क्या है यहाँ पर, ए का मतलब है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही तो है ए। ए का मतलब क्या है कि संपूर्ण जो गोलीय पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ध्यान से सुनिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ए है उसकी वैल्यू होती है 4πr²। ये वैल्यूज आपको याद ही करनी पड़ेंगी। जैसे गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना होता है 4πr², जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है। मैं ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब उसकी वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो पाई ई, यहाँ पे क्या निकल गया, पाई ई इज इक्वल टू ई, और यहाँ पे बन के आया 4πr²। ये किसकी जगह पर आ गया, तो ए की जगह पे, ए की जगह पे क्या आ गया 4πr²। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पाई ई बराबर क्या होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी पाई ई बराबर क्या होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो पाई ई की जगह पे क्या आ जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू में ई इंटू 4πr², ठीक है। क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डॉट 4πr²। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे ई की। ई क्या है यहाँ पर, तो ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लेंगे, तो ई इक्वल टू इधर है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 4πr² मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी यहाँ पर नीचे आ जाएगा 4πr²। इसको थोड़ा सा मैं और सही कर लूँगा, तो लिख लूँगा ई इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपान में r² न्यूटन प्रति कूलाम। अभी हमारा डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, कूलाम के नियम का सत्यापन करना है। तो आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप उसको रोक के उतार लीजिएगा। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक आ गया कि ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बटे r²। अब आगे थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। अब मुझे थोड़ा सा मानना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे कि माना प्लस क्यू से स्मॉल r दूरी पर धन परीक्षण आवेश। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं अभी समझा दूंगा, ध्यान से देखिएगा। परीक्षण का मतलब होता है कि जो हम परीक्षा करेंगे, यानी कोई भी चीज़ मैंने मापा है, ठीक। तो परीक्षण, आवेश का मतलब क्यू जानते होंगे, धन का मतलब होता है प्लस। तो अब इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्यू नॉट, ठीक। क्यू नॉट मतलब होता है परीक्षण आवेश होगा। परीक्षण के लिए परीक्षण के लिए क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। आवेश क्या होगा क्यू, धन का मतलब क्या हो जाएगा प्लस। यानी अगर मैं बात करूँ इसमें चित्र में, तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू यहाँ पर है, स्मॉल r दूरी पर, यानी यहाँ पर p की बात कर रहा है, स्मॉल r दूरी यहीं से यहाँ तक ही तो होगी। p बिंदु पर कोई भी क्या हो जाए, धन परीक्षण आवेश हो, यानी इस जगह पर की बात कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी क्या हो, प्लस क्यू नॉट आवेश हो। तो यानी यहाँ से और यहाँ से बीच की बात हो रही है, ठीक। यानी प्लस क्यू से r दूरी पर धन परीक्षण आवेश, यानी प्लस क्यू नॉट हो। तो प्लस क्यू आवेश द्वारा, तो प्लस क्यू आवेश द्वारा आरोपित बल, क्या लिखेंगे, आरोपित बल। अब ध्यान से सुनिएगा एक और चीज़, जब दो भी आवेशों की मैं बात करूंगा कि अगर दोनों आवेश क्या हो, सेम हो। सेम का मतलब होता है कि या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। उनको मैं हिंदी में बोलता हूँ सजातीय, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दोनों को मैं क्या बोलूँगा, सजातीय। सजातीय का मतलब होता है दोनों एक ही जाति के हों। एक ही जाति का मतलब क्या, या तो धन हो या ऋण हो, मतलब या तो प्लस के हों या क्या हो, दोनों माइनस के हों। तो वो दोनों क्या होते हैं, आपस में रिपल्सन करते हैं। रिपल्सन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को धक्का देते हैं। लेकिन अगर प्लस और माइनस हो जाए या माइनस और प्लस मिले तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी वो आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आकर्षण कब होगा कि जब विजातीय आवेश होंगे, और प्रतिकर्षण कब होगा कि जब दोनों सजातीय आवेश होंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यानी यहाँ पर जो प्लस क्यू है और यहाँ पर भी क्या हो जाए, प्लस क्यू नॉट, तो दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लिखना क्या है, तो आरोपित बल निकालना है। तो बल क्या होता है आप लोग को पता होगा, एफ। अब ध्यान से सुनिएगा एक और चीज, एक फार्मूला और होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q नॉट,
ठीक है। ई बराबर क्या होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट, या फिर आप यहाँ से एफ इक्वल टू निकाल सकते हैं क्यू नॉट इंटू में ई। बस यही चीज़ यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे एफ है और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य कर रही है, तो क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो यहाँ पर आपका आवेश है तो आवेश का मान क्या दिया गया है क्यू नॉट, ठीक है। आवेश का मान क्या दिया गया है यहाँ पर क्यू नॉट दिया गया है। तो एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, फॉर्मूला क्या बन जाएगा एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, ठीक। ई बराबर यहाँ पर क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्यू नॉट क्या है तो परीक्षण आवेश हो गया, एफ क्या है तो यानी इस जो ये प्लस क्यू दिया गया है इसके द्वारा प्लस क्यू नॉट पर जो आरोपित बल है, ठीक, उसका मान यहाँ पर एफ के द्वारा दिखाया गया। अब ध्यान से देखिएगा इस वाले समीकरण में, इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट समीकरण। मैंने समीकरण पूरे डेरिवेशन में नहीं माना, लेकिन यहाँ पर मैं मान लेता हूँ फर्स्ट समीकरण। यहाँ पर मैंने क्या निकाला था ई, तो मैं लिखूंगा कि ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है एफ इक्वस टू क्यू नॉट। अब ई की वैल्यू पूरी लिखी है 1 बटे, ई की वैल्यू क्या लिखी 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट में क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैं सही कर लूँगा तो एफ इक्वस टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू, और ये क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बल है तो बल का मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन। यही आपका कूलाम के नियम का सत्यापन है। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि ये कूलाम का नियम कैसे है, कूलाम का नियम तो होता है बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, है ना। तो यानी अगर वो चीज़ समझ नहीं आ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये लिखा है F बराबर में लिखा है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 और Q2 बटे में क्या लिखा होता है आर स्क्वायर। Q1 की जगह पर क्या है यहाँ पर Q, और Q2 की जगह पर क्या है Q नॉट। अब ध्यान से समझिएगा Q और Q नॉट यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक। इसीलिए यहाँ पर क्या माना गया Q, और यहाँ पर क्या लिखा गया Q नॉट, यानी वो परीक्षण आवेश उसका भी मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर Q है इसका भी मान कुछ भी हो सकता है। तो मान के लिए यहाँ पर Q और Q नॉट मान लिए गए हैं, और यहीं से सिद्ध होता है कि ये क्या है कूलाम के नियम का सत्यापन हो जाता है। किसकी सहायता से हुआ तो गॉस की प्रमेय की सहायता से, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा या समझ आया होगा। पसंद आने की तो बात आप लोग तय करेंगे, ठीक। समझ आया होगा ये भी आप लोग तय करके बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। शेयर आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही वीडियो आगे पहुँचेगा और उन लोगों के पास पहुँचेगा जिन्हें उसकी जो है खास ज़रूरत है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं। आप लोगों को रोज़ नए वीडियो, ठीक है, और टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही संपूर्ण विश्लेषण के साथ में सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।